नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। विदेश व्यापार महानिदेशालय अर्थात DGFT ने विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में आयोजित 27वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को संबोधित किया। विश्व व्यापार संगठन मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। विदेश व्यापार महानिदेशालय अर्थात DGFT ने विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया। विदेश व्यापार नीति में कानूनी समर्थन लाने के लिए यह संशोधन किया है। इसके तहत FTP के निर्माण या संशोधन के संबंध में आयातकों या निर्यातकों या उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करना अनिवार्य किया गया है। DGFT ने विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन किए हैं। चलिए सबसे पहले विदेश व्यापार नीति FTP 2023 एवं इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करना। वहीं इसके लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसी के साथ नीति के तहत शुरू की गई मुख्य पहलें भी देख लेते हैं। सबसे पहले निर्यात हब के रूप में जिले पहल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह पहल लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं, कनेक्टिविटी आदि के विकास पर केंद्रित है। दूसरी, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन यानी EPCG योजना का विस्तार। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल अर्थात PM मित्रा पार्क्स योजना को भी जोड़ा गया है। तीसरी है डिजिटल इकोनॉमी के लिए सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पहले। इसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों को ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब यानी ECEH के रूप में स्थापित किया जाएगा। और आखिर में निर्यातकों को मान्यता। इसमें निर्यात निष्पादन के आधार पर स्टेटस के साथ मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्म क्षमता निर्माण पहलों में साझीदार होंगे। और आखिर में स्कोमेट यानी विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपकरण तथा प्रौद्योगिकियां नीति को युक्तिसंगत बनाना। इसके अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को दोहरे उपयोग वाली अत्याधुनिक वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना। साथ ही भारत से स्कोमेट के अंतर्गत नियंत्रित वस्तुओं या प्रौद्योगिकियों के निर्यात को सुगम बनाना है। चलते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया है। ये नियम अधिसूचित होने के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDP एक्ट 2023 के कार्यान्वयन में मदद करेंगे। आइए DPDP अधिनियम 2023 के बारे में जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2011 में न्यायमूर्ति AP शाह समिति ने निजता के संरक्षण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के S पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। यह अधिनियम भारत में ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे जिसे बाद में डिजिटल किया गया हो, को एकत्र किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को कवर करता है। डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेटा फिड्यूसरी अर्थात डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। उपयोगकर्ता यानी डेटा प्रिंसिपल्स की सहमति। व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले उपयोगकर्ता की सहमति अनिवार्य है। इसमें विधि सम्मत उपयोग यानी लेजिटिमेट यूजर्स के लिए सहमति अनिवार्य नहीं होगी, जैसे यदि डेटा स्वेच्छा से प्रदान किया गया हो या सरकार द्वारा किसी लाभ या सेवा को प्राप्त करने के लिए दिया गया हो या फिर डेटा चिकित्सा आपातकाल जैसी स्थिति में दिया गया हो।
इसके अलावा बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत डेटा संरक्षण अधिकारी या डीपीओ की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार किसी भी डेटा फिड्यूशरी या डेटा फिड्यूशरी की श्रेणी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी यानी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी ऐसे डीपीओ की नियुक्ति करेगा जो भारत में रहने वाला हो। वह शिकायत निवारण तंत्र के लिए संपर्क बिंदु होगा। यह अधिनियम उपयोगकर्ता के अधिकार भी सुनिश्चित करता है, जैसे उपयोगकर्ता को डेटा फिड्यूशरी से यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कि उसका व्यक्तिगत डेटा कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कौन कौन सी अन्य संस्थाएं उसके डेटा तक पहुंच रखती हैं, या उसके व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कोई अन्य जानकारी जानने का उसे अधिकार है। इस अधिनियम का प्रवर्तन करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके पास व्यक्तिगत डेटा की चोरी की शिकायतों के निवारण के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले मसौदा नियमों को भी जान लेते हैं। डेटा चोरी होने पर उसकी सूचना तुरंत उपयोगकर्ता को देनी होगी। साथ ही बिना विलंब के इसकी सूचना डेटा संरक्षण बोर्ड को भी देनी होगी। बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए डेटा के संग्रहण और हटाने की जिम्मेदारी संबंधी नियम भी बनाए गए हैं, जैसे 3 साल की निष्क्रियता के बाद डेटा हटाना अनिवार्य होगा और डेटा हटाने से 48 घंटे पहले सूचना देना भी अनिवार्य होगा। बच्चों के डेटा के लिए अभिभावक का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा, जो कि विश्वसनीय पहचान पत्र के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं, बाल कल्याण सेवाओं, शैक्षणिक गतिविधियों, ईमेल अकाउंट बनाने आदि के लिए यह आवश्यक नहीं होगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना। छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना पेश की है। इस योजना के तहत उसने अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित जीडीपी से जोड़ने का फैसला किया है। ये कदम स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता जैसे वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदानों और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच मौजूद प्रत्यक्ष संबंधों को जानने में मददगार साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर वन है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ते, लाख, शहद और औषधीय पादप जैसे वन उत्पाद राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए इसी के साथ हरित या ग्रीन जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ग्रीन जीडीपी की अवधारणा 1980 के दशक के अंत में विकसित हुई थी। यह अवधारणा पारंपरिक जीडीपी गणना के विपरीत जीडीपी में पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों को सम्मिलित करने पर केंद्रित है। ग्रीन जीडीपी का तात्पर्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से है। इसकी गणना को देखें तो ग्रीन जीडीपी निवल घरेलू उत्पाद के बराबर है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की लागत को जोड़कर बनता है। अब प्रश्न है कि आखिर ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता क्यों है? आपको बता दें कि पारंपरिक जीडीपी गणना में पर्यावरणीय गिरावट और क्षरण की अनदेखी की जाती है। यह अक्सर उन्हें आर्थिक लाभ के रूप में मानती है। उदाहरण के लिए वर्षावन को काटने और लकड़ी बेचने से जीडीपी में वृद्धि होती है, परंतु इसके कारण दीर्घकालिक कल्याण और समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। आइए अब ग्रीन जीडीपी लेखांकन के लिए शुरू की गई पहलें भी समझ लेते हैं। पहली है पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली यानी SEEA। इसे 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने पेश किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आंकड़े तैयार करने हेतु अवधारणाओं व तरीकों को मानकीकृत करना है, तथा दूसरी पहल है वेल्थ अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज यानी वेव्स। यह विश्व बैंक की पहल है। इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों को विकास संबंधी योजना निर्माण और राष्ट्रीय आर्थिक लेखाओं में सुव्यवस्थित व एकीकृत किया जाए। गौरतलब है कि ग्रीन जीडीपी को लागू करने में कुछ समस्याएं भी हैं, जिनमें शामिल हैं सबसे पहले असंगत मूल्यांकन।
इसके अनुसार पर्यावरणीय ह्रास का आकलन करने के लिए गैर बाजार तकनीकों में स्थिरता की कमी हो सकती है। इसके साथ राजनीतिक प्रतिरोध। संभवतः पर्यावरणीय राजनीति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस ने ग्रीन जीडीपी से जुड़े प्रयासों पर रोक लगा दी थी। और आखिर में है कम जीडीपी आंकड़े, अर्थात जीडीपी से प्राकृतिक संसाधनों की कमी को घटाने पर पारंपरिक जीडीपी से कम आंकड़े सामने आते हैं। इससे प्रतिरोध पैदा हो सकता है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में आयोजित 27वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन की थीम थी वेदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनर्कल्पना। यह थीम वेदांत की समकालीन प्रासंगिकता को दर्शाती है। चलिए सबसे पहले वेदांत दर्शन के बारे में जान लेते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का सार या अंत। वेदों का सार मूल रूप से उपनिषदों में निहित है। उपनिषद वैदिक ग्रंथों के निष्कर्ष भाग माने जाते हैं। हालांकि वेदांत में उपनिषदों की विभिन्न व्याख्याएं भी शामिल हैं। दर्शन की बात करें तो वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ये दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर गूढ़ या गहन प्रश्नों का समाधान करते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, यह ब्रह्मांड क्या है, मैं ब्रह्मांड से किस तरह से जुड़ा हूँ। इसके प्रमुख घटक जाने तो वेदांत में 3 मुख्य अवधारणाएं हैं। पहला ब्रह्म यानी परम सत्य, दूसरा आत्म यानी व्यक्तिगत चेतना या स्वयं, तीसरा प्रकृति यानी भौतिक जगत। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 की शिकागो धर्म संसद में पाश्चात्य देशों के लोगों को वेदांत से परिचित कराया। अगर हम वेदांत की समकालीन प्रासंगिकता की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं लोकतंत्र और बहुलवाद से वेदांत कैसे जुड़ा है। वेदांत का सिद्धांत है सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान इसे अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। बहुलवाद सह अस्तित्व और संवाद का समर्थन करता है। अब जानते हैं अस्तित्व की एकता के बारे में। महाउपनिषद में वर्णित वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है, यह वैश्विक सद्भावना का समर्थन करता है। इनके साथ ही वेदांत अपने एकता के सिद्धांत के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान भी प्रस्तुत करता है, जो संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देता है। चलिए आखिर में वेदांत दर्शन की प्रमुख शाखाएं भी जान लेते हैं। पहली है विशिष्टाद्वैत वेदांत। इसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, यद्यपि वह मूल रूप से ब्रह्म से जुड़ी हुई है। इसके प्रमुख दार्शनिक रामानुज हैं, जिनका जीवन काल 1017 से 1037 ईस्वी था। दूसरी शाखा है द्वैत वेदांत। इसके अनुसार ब्रह्म और आत्मा हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके प्रमुख दार्शनिक मध्वाचार्य हैं, जिनका जीवन काल 1238 से 1317 ईस्वी तक रहा। और आखिर में है अद्वैत वेदांत, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता पर जोर देता है, जिसके प्रमुख दार्शनिक हैं आदि शंकराचार्य, जिनका जीवन काल 8वीं शताब्दी के आसपास रहा। चलिए अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। विश्व व्यापार संगठन मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1986 से 1994 तक चली उरुग्वे दौर की वार्ता की समाप्ति के बाद 1994 में 123 देशों ने मोरक्को के शहर मराकेश में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से ही 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में WTO की स्थापना हुई थी। WTO ने प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते अर्थात गैट की जगह ली है। उल्लेखनीय है कि गैट 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा था। आइए अब विश्व व्यापार संगठन के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला विश्व स्तर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WTO का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से संचालित हो। भारत सहित 166 सदस्य हैं। ये देश वैश्विक व्यापार के 98% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर इसकी संस्थागत संरचना की बात करें तो यह मंत्रिस्तरीय सम्मेलन निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। विवाद समाधान निकाय व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। अपनी स्थापना के बाद से WTO की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता अर्थात ट्रिम्स। इसके अंतर्गत सदस्य देश कोई भी ऐसा उपाय लागू नहीं कर सकते
जो विदेशी उत्पादों के प्रति भेदभाव करता हो या जो WTO सिद्धांतों के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों की ओर ले जाता हो। उदाहरण के लिए स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताएं। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता अर्थात ट्रिप्स। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है कृषि पर समझौता अर्थात अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। यह कृषि व्यापार के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही कृषि उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच और घरेलू समर्थन से संबंधित उपबंधों को शामिल करता है। इनके अलावा है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौता, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता तथा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता आदि। अगली खबर पर बढ़ने से पहले WTO के सिद्धांतों को जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। पहला सिद्धांत है बिना भेदभाव के व्यापार करना, जिसके अंतर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसे क्लॉज आते हैं। दूसरा है मुक्त व्यापार, जिसके अंतर्गत टैरिफ कम करना, गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने जैसे उपाय किए जाते हैं। और तीसरा है निष्पक्ष तरीके से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत निर्यात सब्सिडी को हतोत्साहित किया जाता है और डंपिंग को रोका जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स अर्थात लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और यह रिपोर्ट लीड्स सर्वेक्षण श्रृंखला का छठा संस्करण है। आइए अब विस्तार से लीड्स रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना। लीड्स को विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक अर्थात LPI की तर्ज पर 2018 में विकसित किया गया था। विश्व बैंक का LPI पूरी तरह से धारणा आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर है। इसके विपरीत लीड्स में धारणा के साथ साथ वस्तुनिष्ठ माप यानी ऑब्जेक्टिविटी भी शामिल है। लीड्स रिपोर्ट के तहत 4 मुख्य आधारों पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इनमें पहला है संधारणीय लॉजिस्टिक्स, दूसरा है परिचालन और विनियामकीय परिवेश, तीसरा है लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और चौथा आधार है लॉजिस्टिक्स सेवाएं। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: तटीय, स्थल रुद्ध, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर इन्हें अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स का टैग प्रदान किया जाता है। 2024 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। अचीवर्स के अंतर्गत गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़ आदि शामिल रहे। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि को फास्ट मूवर्स का टैग मिला। एस्पायरर्स के अंतर्गत केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ आदि शामिल रहे। आइए अब लीड्स फ्रेमवर्क को विस्तार से समझते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लीड्स फ्रेमवर्क यानी लॉन्गेविटी, दक्षता एवं प्रभावशीलता, एक्सेसिबिलिटी व जवाबदेही तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह किया है ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नया रूप दिया जा सके। इसके साथ ही मंत्रालय ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे हरित लॉजिस्टिक्स और संधारणीय परिवहन पहल को बढ़ावा देना चाहिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स योजनाएं विकसित करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे रानी वेलु नचियार की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए सबसे पहले रानी वेलु नचियार के बारे में जानते हैं। वह रामनाथपुरम, तमिलनाडु की राजकुमारी और रामनाथ साम्राज्य के शासक की पुत्री थी। रानी वेलु तमिल लोगों के बीच वीरमंगई के नाम से लोकप्रिय है। वे अपने पति की मृत्यु के बाद शिवगंगा राज्य की शासिका बन गई थीं। आपको बता दें कि रानी कई भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि में दक्ष थी। रानी वेलु नचियार के योगदान की बात करें तो वह पहली रानी थीं जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। इसी के साथ रानी ने हैदर अली और गोपाल नायकर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। उन्होंने पहला मानव बम बनाया था और प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना गठित की थी।
रानी वेलु नचियार से हमें साहस, नेतृत्व आदि मूल्य सीखने को मिलते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्रालय ने एक नया ई नीलामी पोर्टल बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क यानी बैंकनेट लॉन्च किया है। यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ई नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित करता है। साथ ही यह खरीदारों और निवेशकों को परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक वन स्टॉप गंतव्य भी प्रदान करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC के लिए विशेषज्ञ के चयन से जुड़े नियमों को संशोधित किया। नए नियमों के अनुसार विशेषज्ञ सदस्यों को हितों के टकराव का खुलासा करना अनिवार्य है। चीन में HMPV के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके मामले विशेषकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि HMPV श्वसन संबंधी वायरस है जो सामान्य सर्दी जुकाम जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि मेलाटोनिन का नैनो फॉर्मुलेशन पार्किंसंस रोग के इलाज में प्रभावी हो सकता है। यह पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए माइटोफैजी का एक संभावित प्रेरक साबित हो सकता है। IIT बॉम्बे का स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने पोएम4 का उपयोग करके अंतरिक्ष में PSLV-60 पर अपनी हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम-2U का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पोएम4 की क्षमता पोएम3 की तुलना में 3 गुनी अधिक है। यूनाइटेड किंगडम में क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की गई है। यह एक प्रकार की घड़ी है जो समय की माप के लिए परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने द्वीपीय विकास एजेंसी यानी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसे 2017 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के सभी द्वीपीय क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।